नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास है क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम इस चैप्टर के कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सप्रेशन पर डिस्कस करेंगे। आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है, पहले वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, देन डीपीपीज, देन पीवाईक्यूज और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर सारे डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। तो आप इसे मात्र 300 रुपए देकर सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो किसी लिविंग सिस्टम को लिविंग बनाते हैं। यानी कोई भी लिविंग सिस्टम इन केमिकल के बिना लिविंग नहीं रह सकता है। यानी दे आर एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल है? एक है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका काम होता है एनर्जी देना। दूसरा है प्रोटीन्स, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, इनका काम होता है हेरिडिटी और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। चौथा है विटामिन्स, इम्यूनिटी को मेंटेन करना। और पांचवा है एंजाइम्स, जिसका काम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल के और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये मैंने इनके इंपॉर्टेंट काम के बारे में डिस्कस किया है। और भी कई सारे बायोमॉलिक्यूल पॉसिबल है, लेकिन हम यहां पर इन बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, मीठी चीजें तो सबने खाई होंगी, तो जितनी भी मीठी चीजें होती हैं सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले आपको समझना है इंट्रोडक्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसीलिए इनका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सैकेराइड्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है शुगर। अगर केमिकली देखा जाए तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी इनमें कई सारे OH ग्रुप और या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कंपाउंड देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इनमें एक या एक से ज्यादा कैरल कार्बन होते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला है CX और H2O का Y। अब कई सारे कंपाउंड इस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं और कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं। कई सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। देखो एग्जांपल करके, अब अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करूं तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, जो इस फॉर्मूले में एकदम फिट बैठता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे एसिडिक एसिड हो गया CH3COOH, तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, देखिए C2H2O का 2। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे रैमनोज, उसका फॉर्मूला ये है, तो ये इस जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है। तो रैमनोज कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। एसिडिक एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी जनरल फॉर्मूला को मैच कर रहा है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स और दे आर प्रेजेंट एज ए नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। कई सारे कंपाउंड में ये प्रेजेंट होते हैं। और आपने पढ़ा होगा हमारे घर में जो चीनी है यानी केन शुगर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। स्टार्च प्लांट के अंदर पाया जाता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर? तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शुगर। लेकिन बच्चों पॉलीसैकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। जो गन्ने का जो रस होता है उसमें सुक्रोज प्रेजेंट होती है और जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दो तरीके से इसको हम क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
मोनोसैकेराइड यूनिट या कितनी शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है? तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड यहां पर केवल 1 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैकेराइड यहां पर 2 से लेकर 10 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है। और पॉलीसैकेराइड्स यहां पर कई सारी लगभग 100 से लेकर और 1000 यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है। अब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। और पॉलीसैकेराइड की बात करें, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। ओलिगोसैकेराइड को फर्दर डिवाइड किया गया है डाइसैकेराइड्स में, ट्राइसैकेराइड्स में और टेट्रासैकेराइड में। डाई मतलब 2 यूनिट शुगर, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 यूनिट ऑफ शुगर। यहां पर हम केवल डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉमन डाइसैकेराइड है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की शुगर किस टाइप के सैकेराइड्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट को हम 2 और तरह से डिवाइड करते हैं। ये रिएक्शन के बेसिस पर है। देयर आर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखिए, तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और डाइसैकेराइड में केवल 2 होते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। वहीं अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो डाइसैकेराइड में केवल सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड ऑल पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? अब देखिए बच्चों, तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है दोज शुगर विच कैन रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पर एक कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, यानी कलर प्रोड्यूस होता है। और आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा। टॉलेंस रिएजेंट का मतलब होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहां पर सिल्वर अवेलेबल होता है। और फैलिंग सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक फैलिंग सॉल्यूशन एक बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो यहां पे सिल्वर मिरर टेस्ट आता है और यहां पे जो है ब्राउन पीपीटी आता है। तो इसके बारे में एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस किया गया है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी भी बच्चों? ये वाले सारे मोनोसैकेराइड, और डाई में माल्टोज एंड लैक्टोज। तो अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं तो यहां पर नेगेटिव टेस्ट आ गया, यानी दे कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो एग्जांपल कौन से वे? डाइसैकेराइड में सुक्रोज और सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है? जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन फ्री होता है। अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं तो इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो बॉन्डेड होता है, वो फ्री नहीं होता है। तो अगर वो फ्री होगा तो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर वो बॉन्डेड होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो चलिए बच्चों, पहले डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल 1 यूनिट शुगर की होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड राइबोज हो गया। अब इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरह से किया गया? नॉमेनक्लेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और दूसरा इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। 2 चीजें, नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्राई, 4 कार्बन होंगे तो टेट्रा। और जो भी शुगर होती है उसके पीछे एक वर्ड यानी सफिक्स ऐड कर दिया जाता है, ओज। तो 3 कार्बन को ट्रायोज, 4 कार्बन को टेट्रोज, 5 कार्बन को पेंटोज, इस तरह से नाम बनेगा। अब इसके साथ आप फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो और 3 कार्बन ट्राई और ओज, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंट्रोज, इस तरह से। और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज वगैरह वगैरह। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का नॉमेनक्लेचर इस तरह से कैसे डिसाइड होगा? देखो, ग्लूकोज में 6 कार्बन है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 6 कार्बन मतलब हेक्स और एल्डिहाइड ग्रुप है यानी एल्डोहेक्सोज। तो इस तरह हम ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, इसका मतलब इसका नाम बनेगा कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज के लिए और एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज के लिए। तो चलिए, पहला मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर
के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये राइप ग्रेप में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज नेचर में फ्री और कंबाइंड फॉर्म दोनों में ही पाया जाता है, और ये जितने भी मीठे फल होते हैं दे आर प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एज वेल एज हनी। ग्लूकोज को हमने एल्डोहेक्सोज कहा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और इसका दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज कई सारे पॉलीसैकेराइड का मोनोमर भी होता है, जैसे स्टार्च ग्लूकोज का बना होता है और सेलुलोज भी ग्लूकोज का ही बना होता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? 2 तरीके से, सुक्रोज का एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों को हम अलग करके ग्लूकोज को अलग कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो स्टार्च पूरा के पूरा किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। तो स्टार्च और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें ग्लूकोज मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को अगर आप लिखना चाहे तो C6H12O6 ऐसा लिख सकते हैं एज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर ग्लूकोज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं CHO ग्रुप और 5 OH ग्रुप, ठीक, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CHO और CHOH, बीच में 4 CHOH होंगे और लास्ट में CH2OH हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों 5 तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर पूछा जाए आपको कि इसमें कितने कैरल कार्बन है, तो इसमें 4 कैरल कार्बन होते हैं। कितने कैरल कार्बन है? 4 कैरल कार्बन होते हैं। तो 4 कैरल कार्बन के हिसाब से इसके आइसोमर कितने बनेंगे? 16 आइसोमर बनते हैं। अब 16 आइसोमर को याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, आपको एक मेन आइसोमर याद रखना है जो नेचुरली अवेलेबल होता है, उसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। अब ये D का मतलब क्या है और प्लस का मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों D जो है ना, ये बताता है कि OH की पोजीशन किस साइड है। तो जब भी D और L, कैपिटल D और कैपिटल L के बारे में हम नोमेनक्लेचर करते हैं या कैपिटल D और कैपिटल L के बारे में हम सीखते हैं, तो यहां पर एक रेफरेंस कंपाउंड होता है जिसके बेसिस पे D और L बताया गया है। तो वो रेफरेंस कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड है वो 2 आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, एक कैपिटल D और दूसरा कैपिटल L। तो अगर CH2OH और OH दोनों एक साइड हो तो ये कैपिटल D होता है, और ये अपोजिट आ जाए, ये OH इधर आ जाए तो कैपिटल L होता है। तो अगर इसके जैसा यहां पर आपको ग्लूकोज में दिख रहा है, इसका मतलब ये D सीरीज का कंपाउंड है, और अगर ये OH इधर आ जाए तो ये L सीरीज का कंपाउंड हो जाता है। तो बच्चों ग्लूकोज में अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 16 आइसोमर्स में से कोई एक, तो ये होता है D ग्लूकोज। क्लियर? और जो प्लस है, प्लस ये बताता है कि ये डेक्स्टो रोटेटरी है, यानी स्मॉल d है या स्मॉल l है। तो प्लस साइन इंडिकेट फॉर डेक्स्टो रोटेटरी यानी स्मॉल d, और माइनस साइन इंडिकेट फॉर लिबोरोटेटरी यानी स्मॉल l। तो यहां पे ये डेक्स्टो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो समझ में आ गया D प्लस ग्लूकोज, तो ये याद रखना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है कि OH और H को किस तरह से हम लगाएं। तो देखो बच्चों, मैं सिंपल एक फॉर्मूला आपको बताता हूं कैसे करना है। CHO ग्रुप, ये तो हो गया, और उसके बाद कितने आएंगे? 4 आएंगे ना, ये 4 मैंने लिखे, और लास्ट में CH2OH, ये तो लगा दोगे। अब इन चारों में H और OH कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लगाना है OH, देखो दाएं बाएं और दाएं और दाएं, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो दाएं बाएं दाएं दाएं, यानी राइट लेफ्ट राइट राइट, बस। तो ये बन जाएगा आपका D प्लस ग्लूकोज। अब आ जाओ स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज तो आपने बना लिया, लेकिन ग्लूकोज में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आया कैसे। तो बच्चों हम यहां पर 5 रिएक्शन करने वाले हैं। 5 रिएक्शन ग्लूकोज के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग
प्रॉपर्टी को मेंशन करता है। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन है, अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करें, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज हमें देता है N-हेक्सेन। तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। तो HI के साथ ट्रीट करने से हमें स्ट्रेट चेन मिलती है, जो रिएक्शन के स्ट्रेट चेन प्रॉपर्टी को प्रूव करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि HI के साथ क्या प्रूव होता है। दूसरा, अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिलता है ऑक्साइम, और HCN के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। ये तो रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है CO। अब वो कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एमाइड भी हो सकता है, एटसेट्रा। अगर ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करें, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों, तो ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज कर देता है, बाकी किसी को भी टच नहीं करता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि जो कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट था वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड हमेशा किनारे होता है, यानी ये CHO है, नॉट कीटोन। ठीक, चलो इसको और थोड़ा सा प्रूव करते हैं। अगर ग्लूकोज को हम एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ ट्रीट करें, एसिडिक एनहाइड्रेट यानी CH3CO का होल ट्वाइस O, तो बच्चों ग्लूकोज के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, यानी इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। पेंटा मतलब 5। तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे। क्लियर? और पांचों के पांचों डिफरेंट कार्बन पर अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब हर कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तभी जाके वो पेंटा एसिटेट बनाता है। क्लियर? लास्ट रिएक्शन, अगर ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करें विद द हेल्प ऑफ HNO3, तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू सैक्रिक एसिड, और जो ऊपर ग्लूकोनिक एसिड आपने पढ़ा था उसको भी अगर हम HNO3 के साथ ट्रीट करें तो वो भी सैक्रिक एसिड बनाता है। तो बोलने का मतलब यह है कि सैक्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है। देखो, ग्लूकोनिक एसिड में केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जबकि सैक्रिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो जो HNO3 है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। क्लियर? तो ये भी एसिड बनाएगा और ये भी एसिड बनाएगा, जबकि ब्रोमीन वाटर केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ही एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप तो था ही था, साथ में एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इससे हम ग्लूकोज के स्टर को ड्राइव कर सकते हैं कि भाई ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, यानी 6 कार्बन ऐसे लगे होंगे। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट कार्बन पर अटैच्ड होते हैं, इस तरह से। क्लियर? ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो प्राइमरी में CH2H आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो क्या रिएक्शन क्या प्रूव करते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, एक NCERT का ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो पहला HI के साथ क्या बनाता है, N-हेक्सेन। ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाता है, ब्रोमीन वाटर के साथ बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये ग्लूकोनिक एसिड ही हो रहा है। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड में आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाने हैं। क्लियर? अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये कैसे पता चला कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी थी जहां पर ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर इन रिएक्शन को नहीं देता है, तो तब पता चला कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो,
ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। यानी सिफ्स टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, जबकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि सारे एल्डिहाइड देते हैं, यानी बेंजल्डिहाइड देगा और एसिडल्डिहाइड देगा, लेकिन ग्लूकोज क्यों नहीं देता है। दूसरा, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है, जब हमने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराए तो बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, इसका मतलब उसमें CHO ग्रुप कहीं ना कहीं हाइड हो गया है, छुप गया है। और तीसरा, ग्लूकोज दो क्रिस्टलिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। ये जो क्रिस्टल है वो हमें कैसे मिलते हैं, देखो, अल्फा ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन and it is obtained from the crystallization from concentrated solution of glucose at 303 केल्विन, जबकि बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है और ये हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से मिलता है जब वो 371 केल्विन पर क्रिस्टलाइज होता है। तो दो अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या बा, तो ये जो तीन रिएक्शन है ये प्रूव करती है कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं हाइड हो गया है, और वो हाइड तभी हो सकता है जब ग्लूकोज अपने ओपन चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाएगा। तो अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं वो देखो। अब तो ये हमारे पास है डी ग्लूकोज। अब साइक्लिक किन दो कार्बन के बीच बनता है, देखो, कार्बन 1 एंड कार्बन 5, ये ध्यान रखना है। यहां पर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां आ गया माइनस और इस पर आ गया प्लस, तो ये कार्बन और पांचवा कार्बन इस O को शेयर करेंगे, दोनों के बीच में रहेगा, और ये जो H है सीधे चला जाता है इस O के पास, तो ये OH हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गया OH, और ये जो पहला और पांचवा कार्बन है ये O को शेयर करेंगे, तो ये बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जब ग्लूकोज अपने ओपन चेन से साइक्लिक में कन्वर्ट होता है तो एक नया कैरल कार्बन जनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओपन चेन में 4 कैरल कार्बन है जबकि साइक्लिक चेन में 5 कैरल कार्बन है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो एक नए कैरल कार्बन के बनने से 2 आइसोमर बनते हैं, एक में OH लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और एक में OH राइट हैंड साइड होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये दो स्ट्रक्चर बने, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज केवल पहले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से चेंज है, ध्यान रखना है ना, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, केवल फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे एनोमर्स। क्या बोलेंगे? एनोमर्स। ठीक है बच्चों, दे आर एनोमर्स। ग्लूकोज की इस फॉर्म को हम बोलेंगे हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म, क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इनको हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, और ग्लूकोज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको हम बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों ये कैसे बनता है, तो इन दो स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है, ये अंदर की रिंग जहां पर ऑक्सीजन है, तो इस रिंग को हम बोलेंगे पायरान। ये बिल्कुल पायरान के जैसे है। तो ये जो ऊपर बीटा डी ग्लूकोज है उसको हम ऐसे बना सकते हैं, और ये अल्फा डी ग्लूकोज है उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है यानी हावर्थ प्रोजेक्शन है, इनको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि पायरान की फॉर्म में है, तो पायरान प्लस OSE पायरानोज, और इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, जहां पर C1 कार्बन C5 कार्बन के साथ ऑक्सीजन को शेयर करता है, और एल्डिहाइड ग्रुप इसका अब OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देखो है ना बच्चों,
यहां पर देखो, जब हम बीटा डी ग्लूकोज की बात करेंगे तो कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप शो नहीं हो रहा है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। इसीलिए कई सारी रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की ये नेगेटिव देता है। तो यहां पर जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर रिंग बनती है। 6 मेंबर रिंग यानी इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग बनती है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो रिंग बनी इसको हमने क्या बोला? पायरान। साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंस होता है, यानी वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज हो गया? OH ग्रुप में चेंज हो गया। जब ग्लूकोज अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है उसको हमने हेमी एसिटिल फॉर्म बोला या साइक्लिक हेमी एसिटिल फॉर्म। तो ये दो तरह की होती है और दोनों एक दूसरे से पहले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होती है। एक को हमने बोला अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को हमने बोला बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एनोमर्स। अब एक क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट टू डिफरेंट अल्फा एंड बीटा क्रिस्टलन फॉर्म। दीज फॉर्म कैन बी ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन होती है? तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। यानी जो अल्फा है, देखो ऊपर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो जो अल्फा है ना बच्चों, अल्फा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो कम टेम्परेचर के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनती है, जबकि बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और वो ज्यादा टेम्परेचर के कॉन्सेंट्रेटेड से बनती है। तो 303 और 371 याद रखना है अल्फा और बीटा के केस में। ठीक है बच्चों, देखो तो अल्फा 303 यस ये नहीं हो सकता और बीटा 371 ये वाला 371। ठीक, तो यानी पहला और तीसरा सही है, आंसर हो गया ए। अब ये एक ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया था पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जैसा हमने कहा था कि ग्लूकोज जो है 6 मेंबर्ड साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलेंगे पायरान। तो पायरानोज जो रिंग है वो पायरान के सिमिलर होती है, इसीलिए ग्लूकोज को हमने पायरानोज नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर। ये मैंने ऊपर आपको बताई दिया। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ऊपर मैंने 3 रिएक्शन बताई थी, उन तीनों में से कोई एक होगा। पहला, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये ठीक है। दूसरा, ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 ग्लूकोज गिव सैक्रिक एसिड, ये तो ठीक है। तीसरा, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलन फॉर्म नेमली अल्फा एंड बीटा। तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर हो गया बी। दूसरा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन बच्चों जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कीटोहेक्सोस। और जो कीटोन ग्रुप होता है वो किनारे नहीं होता कभी, वो बीच वाले कार्बन पे होता है। तो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होता है बच्चों? सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज की तरह ये भी एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है और ये हमें मिलता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हमें मिलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज की तरह ही है C6H12O6। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 5वां पॉइंट है, जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी होता है। लीवोरोटेटरी मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, इसलिए हम इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ग्लूकोज क्या था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो बच्चों ये होता है D माइनस फ्रक्टोज, ये इसकी नेचुरली अकरिंग फॉर्म होती है। तो फ्रक्टोज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2HCO, ये तो कॉमन होता है और लास्ट वाला भी कॉमन है। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बिल्कुल ग्लूकोज के जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ग्लूकोज कैसे होता है, ये CHO हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर CH2H।
अब देखिए बच्चों, बाकी का जो कन्फिगुरेशन है वो बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा ही होता है। यहां पर हमने कहा था दाएं और बाएं और दाएं और दाएं, ठीक है, और बाकी H लगा दो, ठीक है। ऐसे इसको याद रखने का तरीका है। तो देखो ये है लेफ्ट, ये भी लेफ्ट है, ये राइट है और ये राइट है, तो ये भी राइट और राइट है। तो बाकी जो कन्फिगुरेशन होगा ना वो ग्लूकोज के जैसा ही होता है, बस सेकंड कार्बन पर आपको CO लगाना है और ऊपर और नीचे CH2OH होगा। तो ये होता है D माइनस फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज के जैसे फ्रक्टोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, देखो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन और पांचवा कार्बन आपस में ऑक्सीजन को शेयर करेंगे, तो जो कीटोन ग्रुप है वो हाइड हो जाएगा। तो जैसे ग्लूकोज में दो स्ट्रक्चर बने, यहां पर भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक को हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अल्फा और बीटा का कंसेप्ट सेम है। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो बीटा और OH राइट हैंड साइड आ गया तो अल्फा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड कार्बन में चेंज हो रहा है, क्योंकि कीटोन ग्रुप सेकंड ही कार्बन में प्रेजेंट था। दूसरी चीज, जो ओपन चेन है फ्रक्टोज का, मैं आपको बता दूं, ओपन चेन, जो फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर है उसमें केवल 3 कायरल कार्बन है। केवल कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन। तो 3 कायरल कार्बन के हिसाब से इसके आइसोमर कितने बनेंगे? 9। जबकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने से 1 कायरल कार्बन बढ़ जाता है। देखो 4 होंगे ना बच्चों, देखो 1 2 3 और 4, ठीक। तो याद रखना, अब जैसा हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज पायरान में एग्जिस्ट करता है और पायरान 6 मेंबर होता है, उसी तरह फ्रक्टोज फ्यूरान में एग्जिस्ट करता है, यानी फ्यूरान के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। और फ्यूरान 5 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। फ्रक्टोज को हम फ्यूरान रिंग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो याद रखना, फ्यूरान 5 मेंबर रिंग होती है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, जबकि पायरान 6 मेंबर रिंग होती है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। अब जो फ्रक्टोज है ना उसमें 2 कार्बन बाहर होते हैं क्योंकि 4 कार्बन रिंग के अंदर है, जबकि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 कार्बन बाहर होता है और 5 कार्बन अंदर होते हैं। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रक्टोज? पहला, इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। नहीं भाई, ये तो लीवो होता है। दूसरा, इट एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म विच इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ C5 टू द कीटोन ग्रुप। हाँ ये ठीक है। इट एग्जिस्ट एज 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग नहीं भाई, 5 मेंबर्ड रिंग होता है। लास्ट, इट इज नेम्ड एज फ्यूरेनोज एज इट कंटेन 1 ऑक्सीजन एंड 6 कार्बन। 6 कार्बन नहीं, 5 कार्बन होंगे। तो यहां पर केवल बी ऑप्शन ही राइट है। तो ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड हमें मिलेंगे। अब डाइसैकेराइड के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं ये डिपेंड करेगा कि डाइसैकेराइड कौन सा है, ठीक। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि डाइसैकेराइड में 2 डिफरेंट या 2 सेम मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है और डाइसैकेराइड में दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से एक खास तरह की लिंकेज बनाते हैं, खास तरह की लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक तरह की ईथर लिंकेज होती है। ईथर, यहां भी कार्बन और बीच में O। अब देखो भाई कौन कौन से डाइसैकेराइड है। 3 मेन डाइसैकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पहले बात करते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो वाला और फ्रक्टोज लीवो वाला। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन में होते हैं, यानी जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे उतने ही फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज के पास भी 6 कार्बन है, यानी लिंकेज कैसी होगी, C1N C2। एक तो आपने पढ़ा कौन कौन से मॉलिक्यूल है, दूसरा आपने पढ़ा लिंकेज कौन सी है। अब अल्फा और बीटा के फॉर्म में अगर इनको देखें
तो जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ध्यान रखना है ना, अल्फा बीटा वाला भी ध्यान रखना है। तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज ये पायरेन के फॉर्म में है और बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोज दोनों आपस में C1 और C2 से एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। क्लियर? अब जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाइंडेड होता है, यानी वो ओपन नहीं हो पाता है, इसीलिए जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़नी है, इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्ट शुगर होता क्या है ये देखो। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज नेचुरली डेक्स्ट्रो होता है। इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस 66.5 डिग्री होता है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज भी नेचुरली डेक्स्ट्रो होता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 होता है, लेकिन फ्रुक्टोज जो फ्रक्टोज है वो लीवो होता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है -92.4 डिग्री। अब बच्चों देखो, अगर दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन को मैं ऐड करूं तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है और प्लस की वैल्यू कम है, यानी जो ऑप्टिकल रोटेशन इस सॉल्यूशन का होगा, इस मिक्सचर का होगा, वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव मतलब लीवो, लीवो। तो सुक्रोज पहले क्या था, डेक्स्ट्रो, और हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बना, लीवो। तो इन्वर्जन ऑफ रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट मतलब इन्वर्जन ऑफ रोटेशन, चेंज द साइन ऑफ रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया। ठीक। और अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो इन्वर्ट शुगर होती है वो ज्यादा मीठी होती है एज कंपेयर टू सुक्रोज। क्लियर? तो बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखो, सुक्रोज which is dextrorotatory in nature after hydrolysis give glucose and fructose among which glucose is levo। भाई गलत है, ग्लूकोज लीवो नहीं होता है। दूसरा, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो एंड फ्रक्टोज इज लीवो, हाँ ये ठीक है। द मिक्सचर इज लेबोरेटरी, ये भी ठीक है। बोथ आर डेक्स्ट्रोरेटरी, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ माल्टोज पर। जब हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट देता है, यानी इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम शुगर यूनिट अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखना है ना, ग्लूकोज है लेकिन कौन सा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों यूनिट एक दूसरे से C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट होती है। तो 2 ग्लूकोज मिलेंगे, ग्लूकोज कैसा होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा। और यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है, यानी चेंज हो सकता है, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें मैंने यहां पर बताई है। तो देखो बच्चों, यहां पर एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड है। तो एक में है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। जो मिल्क का मीठापन है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज शुगर की वजह से होता है। अगर आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो एक हमें मिलता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा होते हैं, ध्यान रखना, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों एक दूसरे से C1 एंड C4 से कनेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, गैलेक्टोज पहले लिखना है तो C1 और ग्लूकोज बाद में लिखना है तो C4। देखो, गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करूं तो बच्चों ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से C4 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं, C4। क्लियर? ये देखो C4, ये नीचे हो गया, तो ये नीचे और ये ऊपर। तो C4 कॉन्फ़िगरेशन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से चेंज करते हैं और यानी एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हुए। तो यूनिट कौन से मिली, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज कौन सी है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और ये भी एक तरह की रिड्यूसिंग शुगर होती है माल्टोज के जैसे।
चलिए नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड का मतलब है शुगर यूनिट। तो जब पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं कई सारी शुगर यूनिट हमें मिलती हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड है उसमें कई सारी शुगर यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होती है। पॉलीसैकेराइड मेनली स्टोरेज फूड और स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाते हैं, जैसे स्टार्च स्टोरेज और सेलुलोज स्ट्रक्चरल। पॉलीसैकेराइड जनरली टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। कौन कौन से मेन पॉलीसैकेराइड हम पढ़ेंगे? स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे एंड ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। गम भी होता है लेकिन इसकी स्टडी यहां पर नहीं दी गई। पहले बात करते हैं स्टार्च। तो स्टार्च एक तरह का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, यानी प्लांट इसको स्टोर करता है एज ए रिजर्व फूड, और हम जो है इसी रिजर्व फूड को एज ए डाइटरी सोर्स प्लांट से लेते हैं। स्टार्च कहां कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इन फॉर्म में ये ज्यादा होता है। स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो कौन सा मोनोमर मिलेगा, यानी कौन सा मोनोसैकेराइड मिलेगा? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। और बच्चों ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, ध्यान रखना है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्टार्च दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। एक होता है अमाइलोज एंड एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों में डिफरेंस करके पढ़ते हैं। देखो अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज केवल 15 से 20% होता है स्टार्च में, जबकि अमाइलोज 80 से 85% होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन बनाता है, यानी स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। तो जो स्टार्च है अगर वो स्ट्रेट चेन है इसका मतलब वो अमाइलोज है, और अगर वो ब्रांच और स्ट्रेट दोनों है इसका मतलब वो अमाइलोपेक्टिन है। जब स्ट्रेट चेन बनाएगा तो कौन सी लिंकेज होगी? C1 एंड C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जब वो ब्रांचिंग और स्ट्रेट में दोनों होगा तो ब्रांचिंग बनेगी C1 एंड C6 और स्ट्रेट होगा C1 एंड C4। यानी जो अमाइलोपेक्टिन है वो स्ट्रेट और ब्रांचिंग दोनों होता है इस तरह से, और जो अमाइलोज है वो केवल स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। क्लियर? तो इसमें ये देखो ब्रांच, ये ब्रांच, ठीक। अब स्ट्रक्चर से आपको और मालूम चलेगा। तो ये रहा अमाइलोज, जहां पर कई सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट होती है, तो ये पूरा स्ट्रेट चेन होगा। और ये रहा अमाइलोपेक्टिन, जहां पर स्ट्रेट और ब्रांच दोनों है। तो अगर स्ट्रेट बनाएगा तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जहां पर ब्रांचिंग करेगा वहां पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो C1 एंड C4 और C1 एंड C6। क्लियर? तो ब्रांचिंग और स्ट्रेट अमाइलोपेक्टिन, ओनली स्ट्रेट अमाइलोज। अब एक क्वेश्चन देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये भी सही। अमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई अमाइलोज सॉल्युबल होता है, ये गलत है। अमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होता है, उल्टा दे दिया इसने। तो पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो गया सी। दूसरा पॉलीमर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जनरली प्लांट की सेल वॉल को बनाता है, यानी ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अमाइलोज की तरह, जहां पर C1 एंड C4 जो मोनोसैकेराइड है वो C1 और C4 से कनेक्ट होते हैं, और जो मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, और लिंकेज होगी C1 एंड C4। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, C1 एंड C4। तो यहां देखो C1 एंड सॉरी ये 4 हो गया और ये C1 हो गया, ऊपर 4 और C1। और कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। लास्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोरेज फूड की तरह प्रेजेंट होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू स्टार्च, यानी इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो पहला पॉइंट है इट इज एनिमल स्टार्च,
और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक तो लिवर में प्रेजेंट होता है, मसल में प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। इट इज सिमिलर टू स्टार्च बट इज मोर ब्रांच, यानी अमाइलोपेक्टिन के जैसे होगा, पर अमाइलोपेक्टिन से ये ज्यादा हाईली ब्रांच्ड होता है। तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। और जो ग्लाइकोजन है वो यीस्ट और फंजाई में भी पाया जाता है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। तो देखो भाई ये कई सारे हमारे पास कंपाउंड है। पहला राइबोस मोनोसैकेराइड, 2-डीऑक्सीराइबोस मोनोसैकेराइड, माल्टोज डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, लैक्टोज डाइसैकेराइड। क्वेश्चन, what are the hydrolyzed product of the following? Sucrose, alpha D glucose and beta D fructose. Lactose, galactose and glucose, दोनों beta D galactose and beta D glucose. Next, what is the basic difference या structural difference between starch and cellulose? देखो जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, जबकि सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, जबकि स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज स्ट्रेट चेन होता है जहां पर C1 C4 लिंकेज होती है, जबकि स्टार्च स्ट्रेट और ब्रांच दोनों तरह का पॉलीमर है। ये बेसिक डिफरेंस है, 3 बेसिक डिफरेंस आपको लिखने हैं। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पहला है दे आर मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। तो कार्बोहाइड्रेट के बिना हमारा काम नहीं चलता है, वही हमें एनर्जी देता है। हनी आप लोग खाते होंगे, तो हनी एक इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फूड की तरह प्लांट में और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज लकड़ी में प्रेजेंट होता है और कॉटन में प्रेजेंट होता है। तो लकड़ी से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं और कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। कई सारे रॉ मटेरियल हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे कॉटन की हमने बात की थी, पेपर लकड़ी से मिलता है, लिक्विड्स मिलता है और बिवरेज मिलता है। जो इथेनॉल होता है वो स्टार्च से ही हमें मिलता है क्योंकि वहां पर ग्लूकोज अल्कोहल में चेंज होता है। और 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, एक है डी राइबोज और दूसरा है 2-डीऑक्सीराइबोज, जो कि न्यूक्लिक एसिड का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो फाउंड इन द कॉम्बिनेशन विद मैनी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स और लिपिड। अब लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन द वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। एक्सप्लेन। भाई साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में OH नहीं है, जहां OH होता है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी वजह से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में OH ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज होता है, दोनों C1 और C4 से कनेक्टेड होते हैं। तीसरा, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो आपने डी ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट स्ट्रक्चर देखा होगा जहां पर सारे के सारे ग्रुप OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां पर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव करता है। तो चलिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन पर डिस्कस करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है क्योंकि हर सेल प्रोटीन की बनी होती है। तो दे आर वेरी अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। इनके सोर्सेज हैं मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा। कई सारी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बच्चों हर सेल प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हम बोल सकते हैं।
और प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन एक पॉलीमर है जो किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, और अमीनो एसिड का टाइप होता है अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? तो अब हम अमीनो एसिड पर फोकस करेंगे, प्रोटीन को हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। तो अमीनो एसिड, तो बच्चों अमीनो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसमें देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमीनो है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड वैसे कई टाइप के होता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, लेकिन जो नेचर में पाए जाते हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड है। यानी जितने भी प्रोटीन हम अभी तक जानते हैं सबके हाइड्रोलाइसिस से आपको केवल अल्फा अमीनो एसिड ही मिलते हैं। ठीक, अब ये दो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अलावा इनमें और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, एसएच ग्रुप हो गया, कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, कोई फिनोलिक ग्रुप हो गया, एटसेट्रा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं। तो बच्चों कुछ अमीनो एसिड के नेम उनके सोर्सेस पे, जहां से वो हमें मिले हैं उनके बेसिस पर बने हैं। जैसे अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो ग्लाइसिन जो है स्वीट इन टेस्ट होता है, जो स्वीट है उसको हम ग्रीक में ग्लाइकॉन्स बोलते हैं, तो इसलिए इस तरह से इसका नेमिंग हुआ है। एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, ये अमीनो एसिड हमें चीज से मिलता है और चीज को ग्रीक में टायरोस बोलते हैं। तो सोर्सेस के नाम पे भी अमीनो एसिड का नाम रखा गया है। तो बच्चों टोटल हमारे पास अभी तक 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स। तो जितने भी अमीनो एसिड है उसमें ये तो मेन रहता है, ये वाला, केवल आर के चेंज होने से अमीनो एसिड का टाइप भी चेंज होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यानी इनमें कैरल कार्बन होगा, लेकिन जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सबसे पहला अमीनो एसिड याद रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो टेबल है उसमें अमीनो एसिड के बारे में बताया गया है। इसमें अमीनो एसिड का ये नाम है, उसमें साइड चेन कौन सी होगी, साइड चेन मतलब ये जो आर है ना, ये कौन सा होगा, ये तो सब में कॉमन होता है, और 3 लेटर सिंबल में उसका नाम कैसे लिखा जाता है और 1 लेटर सिंबल में उसका नाम कैसे होगा, ये पूरी टेबल आपको देखनी है। अब इस टेबल में इंपॉर्टेंट क्या आपको पढ़ना है, देखो एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। द स्ट्रक्चरल फीचर विच डिस्टिंग्विश प्रोलीन फ्रॉम नेचुरल डी अमीनो एसिड्स आर। तो प्रोलीन बाकी अमीनो एसिड से किस तरह से अलग है। अब देखो बच्चों ये सबसे लास्ट अमीनो एसिड है प्रोलीन, है ना। तो जितने भी अमीनो एसिड है उनमें NH2 ग्रुप अलग होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अलग होता है, यानी जो अमीनो ग्रुप है वो प्राइमरी नेचर का होता है। लेकिन प्रोलीन की बात करें तो इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो सेकेंडरी होता है। देखो दिख रहा है ना सेकेंडरी। तो प्रोलीन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोलीन कंटेन एरोमेटिक ग्रुप, ये भी गलत स्टेटमेंट है। प्रोलीन इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, गलत। प्रोलीन इज ए सेकेंडरी अमाइन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो प्रोलीन बाकी अमीनो एसिड से इस तरह से अलग रहता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। एक तो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर करेंगे कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड में कितने अमीनो ग्रुप हैं और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं। तो इस बेसिस पर अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। अब देखो बच्चों, एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप से ज्यादा होंगे, तभी जाके एसिड होगा। तो ऊपर आप टेबल में देखोगे तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इसके एग्जाम्पल है। एसिड जैसे एसिड के नाम से आ रहा है। बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होंगे जिनमें अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जैसे लाइसिन हो गया। न्यूट्रल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होंगे जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप।
अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो बच्चों कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, तो ये हमें डाइट में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये हमारी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, इनको हमें डाइट के थ्रू लेना ही पड़ता है, इनको हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। तो लगभग 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है और 10 अमीनो एसिड ही नॉन एसेंशियल है। तो आपको एक एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ने हैं और उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अपना आप ही समझ में आ जाएंगे। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो टोटल इनका नंबर होगा 10। और इनको याद करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये लर्निंग कोड है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हॉल्ट। तो जो वीआईपी लोग होते हैं वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में हॉल्ट करते हैं, तो यही इसका लर्निंग कोड है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन HALLT हॉल्ट। इसको इसी तरह से याद करना है। तो V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूशन, M फॉर मैथ्योनिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन, T फॉर थ्रियोनिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफान। तो ये पूरी एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट है, जो बाकी बचेंगे वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। देखो, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी। तो बॉडी में वो अमीनो एसिड सिंथेसिस होंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर। तो बच्चों देखो, हिस्टिडीन एसेंशियल है, वेलिन एसेंशियल है, लाइसिन एसेंशियल है, एलानिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो एलानिन कहीं है नहीं। अब थोड़ा अमीनो एसिड के बारे में, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है अमीनो एसिड आर कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो दे आर वाटर सॉल्युबल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस तरह से शो करते हैं कि दे बिहेव लाइक ए सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट नंबर 3, the behavior is due to the presence of both acidic carboxylic acid group and basic amino group in the same molecule। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो तरह के ग्रुप है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो सारी केमिकल प्रॉपर्टी इसी बात पे डिपेंड करेगी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो वहां पर बेस भी है और एसिड भी है। तो यहां पर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो H+ आयन को डोनेट करेगा और जो अमीनो ग्रुप है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो COO हो जाएगा माइनस एंड NH2 हो जाएगा NH3+। तो यहां पर जो है एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। यानी ज्विटर आयन को हम डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं। तो डाइपोलर आयन तभी पॉसिबल है जब एक ही कंपाउंड में एसिड ग्रुप भी हो और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो। क्लियर। तो ये जो प्लस और माइनस है ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर न्यूट्रल पीएच होगा। तो न्यूट्रल पीएच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल रहेंगे। अब देखिए बच्चों, जो अमीनो एसिड है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, क्योंकि यहां पर बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि सारे अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक को छोड़ के, वो कौन सा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ग्लाइसिन के पास कोई भी कैरल कार्बन नहीं होगा, जबकि बाकी के पास कैरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जो अमीनो एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल के हिसाब से नॉमेनक्लेचर भी किए जा सकते हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है उनका टाइप होता है एल, यानी कैपिटल एल अमीनो एसिड जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। एल का मतलब क्या हो बच्चों, यहां पर जो अमीनो ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। अमीनो ग्रुप के बेसिस पर हम उसे एल और डी बोलेंगे। तो अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो एल और अमीनो ग्रुप अगर राइट हैंड साइड रहेगा तो डी।
तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अमीनो एसिड है और अगर न्यूट्रल पीएच यहां पर होता है, यानी पीएच अगर 7 होता है तो यहां से जो H है वो यहां आ जाता है, तो NH3 हो जाता है पॉजिटिव और COOH हो जाता है माइनस। इसी को हम बोलेंगे डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने का तरीका क्या है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप आपस में रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH और NH2 से H निकलेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा और इस तरह की एक एमाइड लिंकेज हमें मिल जाएगी। दिस एमाइड लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर? तो जितने भी प्रोटीन हैं उसमें अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से ही जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज को अगर मैं केमिकली बोलूं, इट इज एमाइड लिंकेज। अब यहां पर पेप्टाइड के टाइप को आपने समझना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। देखिए बच्चों, अगर हम डाइपेप्टाइड की बात करें, डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। जो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड है, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो डाइपेप्टाइड का मतलब होता है दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर? तो डाइपेप्टाइड को आपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड के हिसाब से देखना है, न कि पेप्टाइड बॉन्ड के हिसाब से। तो अगर मैं दो अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन और एलानिन दोनों को कंबाइन करता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड हमें मिल जाएगा। तो उसका नाम होगा, देखो बच्चों, उसका नाम होगा ग्लाइसाइल एलानिन। तो ग्लाइसाइल एलानिन इसका नाम होगा। और ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी तरह ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड होते हैं लेकिन 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो जो भी आप पेप्टाइड नाम लोगे उसमें उतने अमीनो एसिड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होगा। इसी तरह अगर मैं देखिए टेट्रापेप्टाइड की बात करूं तो 4 अमीनो एसिड 3 पेप्टाइड बॉन्ड, पेंटापेप्टाइड की बात करूं तो 5 अमीनो एसिड 4 पेप्टाइड बॉन्ड, हेक्सापेप्टाइड की बात करूं तो 6 अमीनो एसिड एंड 5 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। क्लियर? अब एक वर्ड आता है पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है जिसमें कई सारे अमीनो एसिड, या अगर इसका मैं एक एग्जैक्ट नंबर लिखूं तो मोर देन 10 अमीनो एसिड आपस में कनेक्ट होके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड कनेक्ट होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड बनाते हैं, कॉल्ड प्रोटीन। क्लियर? तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में डिफरेंस है। पेप्टाइड में जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड में 10 से ज्यादा अमीनो एसिड कनेक्टेड होंगे। और प्रोटीन की बात करें तो वहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन हम ले रहे हैं उसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होने चाहिए। क्लियर? अब एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। तो इंसुलिन एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितना अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इट इज नॉट ए प्रोटीन, इट इज ए पॉलीपेप्टाइड। अब एक क्वेश्चन देखिए, ए नैनोपेप्टाइड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड? नैनोपेप्टाइड, तो नैनोपेप्टाइड का मतलब होता है 9 अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 8। तो आंसर हो गया सी। अब प्रोटीन को हम उसके शेप के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन को अगर उसके शेप के बेसिस पर देखें तो 2 तरह की प्रोटीन निकल के आती है, एक फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब इस तरह से कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो पहले फाइब्रस की बात करते हैं। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलली अरेंज होती है और दे बिहेव लाइक ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। जबकि यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कॉइल्ड होती है और एक स्फेरिकल शेप बनाती है। फाइब्रस प्रोटीन मोस्टली बॉडी के बाहर होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती है। जैसे क्रेटिन हो गया, क्रेटिन कहां प्रेजेंट होता है? बाल में होता है और वुल में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है। एंड जो मायोसिन प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, वो भी एक तरह की फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। जैसे इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया,
अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको समझनी है, जब यहां पर कॉइलिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोनों प्रोटीन है वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होती है। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। तो पहला, इन द फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, दे हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन द वाटर, ये गलत है। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट, दीज हैव इलोंगेटेड स्टेम, ये भी ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो कुल मिला के प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। इनके नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी से क्वाटरनरी की तरफ जाते जाते स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स और कॉइल्ड होता जाएगा। तो अब एक थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि इन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, उसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है। जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा थोड़ा सा कॉइलिंग हो जाती है और कुछ और तरह के बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है और ज्यादा कॉइलिंग होके एक 3 डायमेंशनल शेप में एग्जिस्ट करने लगती है, ये टर्सरी हुआ। और उसके बाद जो है ये जो एक 3 डायमेंशनल शेप है इसको हम बोलेंगे सब यूनिट, सब यूनिट। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कई सारी सब यूनिट आपस में मिलके एक दूसरे टाइप के शेप या दूसरे टाइप के 3D में एग्जिस्ट करता है। तो आपको दिख रहा है प्राइमरी से क्वाटरनरी की तरफ जाते जाते कॉइलिंग, बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से अरेंज रहती है और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनमें अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होती है। क्लियर? दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो कॉइलिंग है या फोल्डिंग है वो 2 तरह से हो सकती है। एक स्ट्रक्चर इसमें आता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये 2 तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। अब एक चीज आपको समझनी है बच्चों, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इट इज ड्यू टू फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर इन्वॉल्व होती है, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल और केवल डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। अब इन दोनों के डायग्राम और उनके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, अल्फा हेलिक्स में आपको इतना समझना है, ये एक राइट हैंड साइड कॉइलिंग होती है और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अमीनो ग्रुप के NH और कार्बोक्सिलिक एसिड के CO के बीच होती है। वहीं बीटा स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये बॉन्डिंग और इनके शेप को आपको समझना है। तो अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के और ज्यादा फोल्डिंग और कॉइलिंग से बनता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है उसकी वजह से एक सब यूनिट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सब यूनिट है वो अपने एक 3 डायमेंशनल शेप में एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं? देखो, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज है, तीसरा वंडरवाल फोर्स है और चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये एक तरह की सब यूनिट का फॉर्मेशन यहां पर होता है जिसका अपना एक 3 डायमेंशनल शेप होता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई 3D शेप नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, एक तरह के टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। वहीं अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें
तो कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर की सब यूनिट आपस में मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसका अपना भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो एवरी सब यूनिट इज ए पार्ट ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब 2 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। पहला, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अराइज ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, लास्ट डिनेचर्ड प्रोटीन। तो बच्चों ये बी वाला एकदम परफेक्ट आंसर है। फोल्डिंग भी होगा, कॉइलिंग भी होगा और बॉन्डिंग भी होगी पॉलीपेप्टाइड चेन में, तब जाके वो एक टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। दूसरा, which one of the following terms refer to the overall 3-dimensional shape of the protein? कहां से स्टार्ट होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन एक 3-डायमेंशनल शेप में आने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ नेटिव प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन का मतलब होता है जो प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है और जिसका एक स्पेसिफिक 3D शेप होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। होता क्या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन का जो यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन अपने 3D स्ट्रक्चर की वजह से ही फंक्शन करती है। अगर ये स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो बच्चों कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं? देखो यहां पर देखो है ना, ये वाला। तो टर्सरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी तो होगा ही होगा, टर्सरी भी होगा और सेकेंडरी भी। ये तीनों स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, यानी ये लॉस नहीं होता है। ये पॉइंट थोड़ा मैंने पहले लिख दिया, बाद में लिखना चाहता। चलिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डीनेचुरेशन करवाते हैं? एक तो है बच्चों टेम्परेचर, दूसरा है केमिकल, तीसरा है पीएच। टेम्परेचर, केमिकल और पीएच की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से 3-डायमेंशनल शेप लॉस हो जाएगा। तो जो प्रोटीन है वो अनफोल्ड, अनकॉइल होके एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एग्जाम्पल समझते हैं। 2 एग्जाम्पल यहां पर है। देखो, कोगुलेशन ऑफ एग। जब हम एग को गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो कोगुलेट होके हार्ड हो जाता है। ये एक डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर की जो केसिन प्रोटीन है वो डिफॉर्म हो जाती है। तो ये 2 एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। अब क्वेश्चन लगाते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड टू द लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, प्राइमरी में कभी भी लॉस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन से लेकर ब्लड फॉर्मेशन से लेकर डीएनए फॉर्मेशन से लेकर सबके सब कौन कराते हैं? एंजाइम। इसलिए इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, कॉइलिंग वाली प्रोटीन होती है, इस तरह की। एंजाइम वेरी स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक खास तरह का एंजाइम एक खास तरह की रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पर ही काम करते हैं। इसके ऊपर और नीचे पीएच हो तो उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। दे रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी काम को करने के लिए 10 किलो जूल की जरूरत पड़ती है तो एंजाइम की मदद से 2 किलो जूल में ही वो काम हो जाएगा। अब जो एंजाइम है उनका नेम कैसे है? मोस्ट ऑफ एंजाइम के पीछे ASE क्या लगा होता है बच्चों? ASE। तो एंजाइम को हम 2 तरह से नेमिंग कर सकते हैं। पहला कि एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, एक एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो माल्टोज उस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हो गया। तो इस
एंजाइम का नाम होगा माल्टेज। तो सबस्ट्रेट के बेसिस पर ही एंजाइम का नामकरण किया गया है और लास्ट में क्या लगाना है, ASE। दूसरा, एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, इसके बेसिस पर भी एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसका नाम होगा ऑक्सीडेज, अगर कोई रिडक्शन में इन्वॉल्व है तो होगा रिडक्टेज, और अगर दोनों में इन्वॉल्व है तो उसका नाम होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो बच्चों बहुत सारे मैकेनिज्म है एंजाइम के वर्क से रिलेटेड, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो काम है, दे रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम इसको एंजाइम सुक्रेज की प्रेजेंस में करते हैं तो आपको केवल 2.15 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो, एंजाइम के बिना और एंजाइम के साथ कितना एनर्जी में फर्क आता है। विटामिन्स, तो विटामिन्स यानी वाइटल अमाइन। वाइटल अमाइन यानी ऐसे केमिकल जिनकी स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, विटामिन्स वो केमिकल होते हैं जो ग्रोथ, मेंटेनेंस, इम्यूनिटी, बायोलॉजिकल सिस्टम में परफॉर्म करवाते हैं। मोस्ट ऑफ विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, इनको हमें प्लांट सोर्स से लेना पड़ता है। कुछ विटामिन ऐसे जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन को सिंथेसिस कर सकते हैं, और उनमें से एक विटामिन है विटामिन के। क्लियर। अब विटामिन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, विटामिन आर क्लासिफाइड ऑन देयर सॉल्युबिलिटीज। तो दो तरह के विटामिन है, एक है फैट सॉल्युबल, दूसरे है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी ADEK, और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये याद रखना है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में काफी दिनों तक रिटेन रहते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी से तुरंत एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इन्हें हमें रेगुलरली डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। लेकिन यहां पर विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन इसका केमिकल नेम है, विटामिन B12 यहां पर एक्सेप्शन है, जो काफी दिनों तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, इवन दो इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर। तो जो विटामिन का नेम है वो अल्फाबेट के नेम पर पड़ा, जैसे ADEK BC, इस तरह से। अब दो टेबल में आपको बताऊंगा और विटामिन के बारे में आप सब कुछ जान जाओगे। तो तीन चीजें आपको समझनी है, एक विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उसका सोर्स क्या है, और उससे होने वाली बीमारी, यानी जब उसकी कमी हो जाती है तो उसका डिफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होगा। तो पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, ये फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क में पाया जाता है, और दो तरह की डिफिशिएंसी कॉज करता है, एक ज़ीरोफ्थैल्मिया और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में कम दिखना। विटामिन डी केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ये सनलाइट के एक्सपोजर से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है, फिश और एग में भी पाया जाता है, दो तरह की बीमारी कॉज करता है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमालेशिया। दोनों में बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है। अगर मैं रिकेट्स की बात करूं तो बोन डिफॉर्मिटी चिल्ड्रन में होती है, और ओस्टियोमालेशिया में सॉफ्ट बोन हो जाती है अडल्ट में। विटामिन ई केमिकल नेम है टोकोफिरोल, ये वेजिटेबल्स ऑयल जैसे व्हीट ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी तेल बटर घी है वहां पर विटामिन ई ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ई मस्कुलर वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आरबीसी की फ्रेगिलिटी यानी आरबीसी जल्दी टूट जाती है विटामिन ई की कमी से। और बच्चों, विटामिन ए स्टेरिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ज्यादा पाया जाता है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है,
जिससे ब्लड लॉस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमरेज। नेक्स्ट आ जाओ वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर कई सारे विटामिन है। पहले सी की बात कर लेते हैं। इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, मोस्टली खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है। खट्टे फ्रूट जिनको हम बोलते हैं सिट्रल फ्रूट, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसमें ज्यादा पाया जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी ब्लीडिंग गम्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पहला है B1, इसका नाम है थायमिन। इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सीरियल्स। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें भूख न लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट और ग्रोथ का रुक जाना। विटामिन B2, इट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। ये मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी यहां पर प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से चिलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स, होंठ फटने लगते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है और स्किन में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। विटामिन B3, इट इज कॉल्ड नियासिन। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स में पाया जाता है। इसकी कमी से रोग होता है पैलेग्रा। पैलेग्रा में 3 सिम्टम होते हैं, डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन एलर्जी, डायरिया मतलब पेचिस लगना और डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। विटामिन B6, इट इज कॉल्ड पायरिडॉक्सिन। ईस्ट, मिल्क, एग, सीरियल्स और ग्राम्स में पाया जाता है। इसकी वजह से कन्वल्जन्स होता है, कन्वल्जन्स। आपने मिर्गी का पेशेंट देखा होगा, तो मिर्गी के पेशेंट में जो बॉडी का जर्किंग मूवमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं कन्वल्जन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है साइनोकोबालेमाइन। इसमें कोबाल्ट आयन इन्वॉल्व होता है। ये मीट, फिश, एग और कर्ड में पाया जाता है और इसकी वजह से एनीमिया होता है। लेकिन बच्चों, ये कौन सा एनीमिया? इट इज कॉल्ड परनीसियस एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने लगती है, क्योंकि आरबीसी का जो साइज है वो डिफॉर्म होने लगता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड परनीसियस एनीमिया। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और यहां पर विटामिन दे रखे हैं और उनसे होने वाली डिजीज है, उनकी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो विटामिन ए है जीरोप्थैल्मिया, विटामिन B12 है परनीसियस एनीमिया, विटामिन सी है स्कर्बी और विटामिन ई है स्टेरिलिटी और विटामिन की है हेमरेजिक कंडीशन, है ना। ई का क्यू इन दोनों में, यानी इन दोनों में आंसर है, ये दोनों आंसर नहीं है। अब डी का आर है, सी का पी है और बी का, देखो बी का क्या है बच्चों, बी का है टी, बी का है टी, यानी ए का एस, यानी आंसर हो जाएगा ए। लास्ट बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या काम करता है, क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड किसी भी सेल का जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर डॉटर एंड सन। पेरेंट्स से और बच्चों की तरफ जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसका लेना देना किससे है? न्यूक्लिक एसिड से। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यही ट्रांसफर होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीमर है, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मोनोमर है जो रिपीट करके पॉलीमर बनाता है और ये आरएनए और डीएनए एक तरह के पॉलीमर ही हैं। तो इसीलिए डीएनए और आरएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है कि डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये रहा डीएनए, दूसरा यह आरएनए। सबसे पहले बात करते हैं इनमें कौन सी शुगर पाई जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है और आरएनए में राइबो शुगर होती है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एटीजीसी ये 4 होते हैं, आरएनए में ईयूजीसी होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
तो जब हम न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, डीएनए और आरएनए मिलता है। यानी अब अगर हम डीएनए को तोड़ेंगे या आरएनए को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें 3 चीजें मिलती है। एक होता है पेंटो शुगर, यानी 5 कार्बन की शुगर होती है जिसको हम पेंटो शुगर बोलेंगे। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड होता है और तीसरा नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तुम्हें जानो ना। तो जब डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये 3 चीजें आती है, पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस। तो 1 बाय 1 हम इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर। शुगर कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है, इसलिए इसको हमने नाम दिया पेंटो शुगर। और ये जो शुगर है इसका नाम है राइबोस। ठीक, अब डीएनए में अलग शुगर होती है और आरएनए में अलग शुगर होती है। तो ये जो शुगर है वो 5 कार्बन की है और इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक, तो इसका नाम है बच्चों बीटा डी राइबोस शुगर। और ये जो शुगर होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है। और यहां पर सेकंड कार्बन में अगर O निकाल दूं तो ये जो शुगर होती है बीटा 2 डिऑक्सीराइबोस, यानी सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया है। तो ये जो शुगर होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा H3PO4 है ना। तो P डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और 3 माइनस चार्ज यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। उसके बाद सबसे मेन आता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के होते हैं। डीएनए और आरएनए में केवल एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है। तो इन नाइट्रोजनस बेस को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एटीजीसी। तो ए को हम एडेनिन, जी को ग्वानिन, टी को थाइमिन और सी को साइटोसिन बोलते हैं। उसी तरह यहां पर जो है ए, सी और जी ये तीनों डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं। लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर डिफरेंस होता है। तो टोटल 5 बेस हो गए, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब इनके स्ट्रक्चर ये रहे, देखो ये रहा एडेनिन और ये रहा ग्वानिन और ये तीनों साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब ये जो एडेनिन और ग्वानिन है इनको हम बोलेंगे प्यूरिन बेस और ये जो 3 बेस है इनको हम बोलेंगे पिरिमिडीन बेस। इसका मतलब क्या हो बच्चों, जो प्यूरिन बेस होते हैं उनमें इस तरह की रिंग होती है और नाइट्रोजन इस तरह से अल्टरनेट होता है। ठीक, और जो पिरिमिडीन होता है उसमें सिंगल रिंग होती है और नाइट्रोजन इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो देखो इन तीनों में पिरिमिडीन मॉइटी होगी और इन 2 में प्यूरिन मॉइटी होती है इस तरह से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए में ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। अगर केवल शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। शुगर का पहला कार्बन बेस से कनेक्टेड होता है। उसके बाद इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए, यानी फॉस्फेट, शुगर और बेस, फॉस्फेट, शुगर और बेस, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, शुगर और बेस। एक चीज ध्यान रखना, फॉस्फेट कभी भी बेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, शुगर दोनों को कनेक्ट करती है। तो शुगर जो है बेस को अपने पहले कार्बन से कनेक्ट करती है और जो शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप को अपने 5वें कार्बन से कनेक्ट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हुआ न्यूक्लियोटाइड। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होकर डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा। यहां पे हो गया फॉस्फेट, शुगर और बेस, ये भी हो गया फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो बच्चों यहां पे देखिए जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इंटरमीडिएट होता है 2 शुगर के बीच में। तो यहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक शुगर के तीसरे कार्बन से और दूसरी शुगर के 5वें कार्बन से कनेक्ट होके एक लॉन्ग चेन बनाता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो जो शुगर है वो 3 जगह से कनेक्टेड होती है। शुगर एक तो वो बेस से कनेक्टेड होती है, दूसरी नीचे फॉस्फेट से कनेक्ट होती है और तीसरी यहां पर फॉस्फेट्स पे कनेक्ट होती है। तो शुगर का बेस से पहला कार्बन, शुगर का फॉस्फेट से 5वां कार्बन और शुगर का फॉस्फेट से तीसरा कार्बन,
यानी जो लॉन्ग चेन बनेगी वो फॉस्फेट शुगर की बनती है और बेस इस तरह से आते हैं। तो जो शुगर है वो दोनों फॉस्फेट से, एक हिस्से से 5 और एक हिस्से से 3 कार्बन से जुड़ी होती है। तो इसको हम बोलते हैं 3,5 अटैचमेंट। अब जो डीएनए है वो एक्चुअल में इस तरह का होता है। इट इज अ डबल हेलिक्स कॉइलिंग स्ट्रक्चर। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें बीच में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करता है। ये देखो जो फॉस्फेट है ना वो 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो बेस शुगर और फॉस्फेट ये इनकी रिपीटिंग यूनिट डीएनए में और आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जो लिंकेज है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेट लिंकेज। तो बच्चों आपने कई सारी टाइप की लिंकेज पढ़ी होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट वहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, प्रोटीन वहां पर पेप्टाइड लिंकेज है। इसी तरह डीएनए की बात करें या न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहां पर फॉस्फोडाइएस्टरेज लिंकेज प्रेजेंट होती है, जहां पर शुगर 5,3 कार्बन से फॉस्फेट से कनेक्ट होती है। एक फॉस्फेट से वो 5 कार्बन से कनेक्ट होगी और दूसरे फॉस्फेट से वो तीसरे कार्बन से कनेक्टेड होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो हमारा डीएनए वो किस तरह से होता है। देखो एक फॉस्फेट हो गया, एक शुगर हो गया, एक फॉस्फेट हो गया, एक शुगर हो गया, एक फॉस्फेट हो गया, इस तरह से, है ना। और जो बेस है वो केवल शुगर पर अटैच्ड होते हैं। फिर ये एक स्टैंड हो गया, फिर दूसरा स्टैंड ऐसे होता है, फॉस्फेट शुगर, यहाँ पर फॉस्फेट, यहाँ पर शुगर, यहाँ पर फॉस्फेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बेस और बेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आता है। क्लियर। और जो मैंने आपको बताया था कि जो बेस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं और बेस हमेशा कंप्लीमेंट्री होती है। अगर ए बेस है तो वो हमेशा टी से जुड़ेगा और जो जी बेस है वो हमेशा सी से जुड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होते हैं। तो बच्चों बेस पेयर के जुड़ने का भी जो तरीका है वो कांस्टेंट होता है। ए हमेशा टी से जुड़ेगा, टी हमेशा ए से जुड़ेगा, जी हमेशा सी से जुड़ेगा, सी हमेशा जी से जुड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद रखनी है, 2 बेस पेयर के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो 1 बाय 1 हम डीएनए के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी अगर पैरेलल फॉस्फेट शुगर और बेस लगे होते हैं और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का एक चेन में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से वो कॉइलिंग करके 2 स्ट्रैंड आपस में कंबाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस के माध्यम से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये दिख रहा देखो आपको, ये वाला। तो ये वाला एक स्ट्रैंड ये हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड के बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर मैंने बताई रखा है कि जो 2 चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच बनता है, वो बेस पेयर के बीच बनता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। कंप्लीमेंट्री मतलब अगर आपको एक स्ट्रैंड दे दिया जाए तो दूसरे स्ट्रैंड को आप बना सकते हो, क्योंकि उनके जुड़ने का जो सीक्वेंस है, बेस के जुड़ने का सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे ए से हमेशा टी जुड़ेगा, सी से हमेशा जी जुड़ेगा, इस तरह से। ये मैंने आपको बता दिया। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बनाएगा। अब डीएनए की बात हमने कर दी, अब आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए का भी अपना एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आरएनए इस तरह से हेलिकल की फॉर्म में आता है। एक तो ये लॉन्ग चेन हो गई और दूसरा हेलिकल फॉर्म। इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो ये फोल्डेड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें एक डबल हेलिक्स की तरह दिखता है, जबकि डबल हेलिक्स होता नहीं है। आरएनए काम के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, जिसको हम बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शुगर मॉलिक्यूल है तो यहां पर दो फास्फोरस जुड़े होंगे, एक 3 से जुड़ा होगा तो दूसरा 5 से जुड़ा होगा। और अगर शुगर की बात की जाए तो शुगर के साथ जो बेस है वो 1 कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहां पर पूछा है कि हेटेरोसाइक्लिक बेस और फॉस्फेट लिंकेज कौन से कार्बन से होती है, तो 1 और 5, 1 और 3। तो हेटेरोसाइक्लिक बेस पेयर 1 से जुड़ा होता है और फॉस्फेट ग्रुप 5 से जुड़ा होता है। तो बच्चों आंसर हो गया पी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट है, ये किसी दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते, यानी ये पर्सन टू पर्सन यूनिक होते हैं। लेकिन बच्चों हाथ के फिंगरप्रिंट को अल्टर किया जा सकता है। इसी तरह जो है डीएनए का भी हर इंसान का अपना एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट या स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो किसी भी नॉन ट्रीटमेंट के थ्रू अल्टर करना इम्पॉसिबल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया था और कई सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। देखो, पहला है इट इज यूज इन द फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। दूसरा है टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर को आइडेंटिफाई करना। तीसरा है आइडेंटिफाई डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनएज ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव का पता लगा सकते हैं। और लास्ट है टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज इनकरेक्ट? पहला, इट इज यूज्ड इन द फॉरेंसिक लैबोरेटरी, सही है। इट कैन नॉट बी अल्टर बाय सर्जरी, ये भी सही है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। तो ये जो तीसरा वाला है ना बच्चों, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी सेल, ये गलत है। हर सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक जैसा होगा और इसको किसी भी नॉन ट्रीटमेंट के थ्रू अल्टर नहीं किया जा सकता। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहला है डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, इट इज मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी क्या आइडेंटिटी होगी ये हमारे डीएनए से पता चलेगा। तीसरा, डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर टू द डॉटर सेल। जब एक सेल से दो सेल बनती है तो डीएनए अपनी कॉपी को उस डॉटर सेल को ट्रांसफर कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस बिना डीएनए के पॉसिबल नहीं होगी। और लास्ट है, एक्चुअल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो आरएनए के थ्रू होती है, लेकिन उसका जो कोड होता है वो डीएनए में ही होता है, यानी कौन सी प्रोटीन बनेगी इसका कोड, जेनेटिक कोड डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये था बच्चों डीएनए के इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज इट असिस्ट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी ठीक है। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ये भी ठीक है। तीसरा, टू असिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, ये भी ठीक है, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन, why cannot vitamin C stored in the body? Because vitamin C is the water soluble vitamin, it is excreted through urine. दूसरा, what product would be formed when nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed? तो अगर डीएनए का हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो एक हमें मिलेगी पेंटो शुगर, दूसरा मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा मिलेगा नाइट्रोजनस बेस। तो कौन से होंगे? ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लास्ट, when RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different base orbitin because RNA is a single strand. तो सिंगल स्ट्रैंड में क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आ सकता है, बेस पेयर का सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता है, जबकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंड होता है। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारे पास बायोमोलिक्यूल। तो अब आपको क्या करना है, सारे इन टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल दोबारा से देखने हैं। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसका पीडीएफ chemistrypage.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो एक हफ्ते तक फ्री रहेगा। आराम से रिवीजन करने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना, डीपीपीज, कंबाइंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 300 रुपए में ये सारी चीजें एक्सेस हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।